हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड बूस्टर 2.0 बैच। मैं हूं शालिनी सोमशेखर, आपके बॉटनी टीचर। आज इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर को लैकोप्रोन कॉन्सेप्ट तक पढ़ाया था, तो आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। दो और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बाकी है, जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके बारे में फर्स्ट पार्ट में हम जल्द ही डिस्कस कर देंगे। उसके बाद पूरा चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो सब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट टुडे सेशन स्टार्टेड विथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम HGP भी एब्रीविएट करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या था इसका एम, बेसिकली वो सभी नाम में ही है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब जीनोम क्या होता है? जीनोम एक सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम जीनोम बुलाते हैं। हम अपने आप को अगर कंसिडर करें ह्यूमंस को, तो हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ आवर सेल्स इन आवर बॉडी वो डिप्लॉयड है। उसका मतलब ये है कि हमारा सोमैटिक सेल्स में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक जीनोम का मतलब एक सेट, ठीक है, एक पूरा सेट का जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसे हम जीनोम बुलाते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन एम था एक ह्यूमन का, एक सेल का एक सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, हमें पता है क्रोमोसोम्स तो 24 है टोटल सेट, माने तो 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक एक्स और एक वाई, दो क्रोमोसोम्स है, तो टोटली 24 क्रोमोसोम्स होंगे एक प्रॉपर कंप्लीट सेट में, है ना। हम एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 24 क्रोमोसोम्स में जितना भी डीएनए है, कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, उन सभी डीएनए का सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना इस प्रोजेक्ट का मेन एम था। ठीक है, इसीलिए हम इसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बुलाते हैं। क्या है, फिर से रिपीट करूंगी, एक ह्यूमन का, एक सेल का एक सेट ऑफ 24 क्रोमोसोम्स में जितना भी डीएनए है, उन सभी डीएनए को सीक्वेंस करना। उसका मतलब ये होता है हमारा डीएनए में ATGC ऐसा कुछ सीक्वेंस रहता है ना, वो 24 क्रोमोसोम्स का पूरा सीक्वेंस पता लगाना ही इस प्रोजेक्ट का मेन एम था। इसको लॉन्च किया था 1990 में। आप सब, you would not have been born obviously, so this was launched in the year 1990 and it took 13 years for this project to get over. ठीक है, वो स्टार्ट किए 1990 में, बट 13 years के बाद पूरा क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस हमें पता चला। तो इट इज अ 13-year लॉन्ग प्रोजेक्ट। इसको हम मेगा प्रोजेक्ट भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं वो सब मैं बता दूंगी। इसको इनिशिएट कौन किया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, उसके साथ कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस और कौन सा कंट्रीज बाद में जुड़े, वो सब हमें पता हमें याद रखना होगा। मेजर कंट्रीब्यूटर्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दोनों मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। उसके बाद कुछ अदर कंट्रीब्यूटर्स भी जुड़ गए इस प्रोजेक्ट में, जो है द वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK और जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और कई और कंट्रीज भी जुड़ गए इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद 13 years लगा इस पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। ठीक है, ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम। कितना टाइम लगा, मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, वो सभी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में आपको मिल जाएगा। अब हमें समझना है कि क्यों हम इसे मेगा प्रोजेक्ट बुलाते हैं। हमें पता है कि हमारा ह्यूमन जीनोम में एक सेट में 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स है। क्या वो कम नंबर है? बहुत ज्यादा, 3.3 फॉलोड बाय 9 zeros, उतना बेस पेयर्स है हमारा डीएनए में। उन सभी न्यूक्लियोटाइड्स को हमें सीक्वेंस करना है, सबका एग्जैक्ट सीक्वेंस पता लगाना है, तो वो बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है ना। जितना इंफॉर्मेशन है आप यहां से समझ सकते हैं। अगर एक बेस पेयर को सीक्वेंस करना है, एक बेस पेयर का सीक्वेंस पता लगाना है, तो बस एक पेयर के लिए $3 कॉस्ट होता था जब 1990s में। ठीक है, $3 पर बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे ह्यूमन डीएनए में अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली 3.3, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो कितना कॉस्ट होगा? 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू $3, जो है $9 billion
अ लॉट। इसमें कॉस्ट जो इन्वॉल्व था वो भी बहुत ज्यादा था, कंट्रीज जो इन्वॉल्व थे, बहुत सारा कंट्रीज, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व थे, और इंफॉर्मेशन जो हम डील कर रहे थे जो भी इंफॉर्मेशन से, वो इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि डीएनए उतना लंबा है ना, इसीलिए पूरा डीएनए का सीक्वेंस करना है तो इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मिलेगा हमें। अगर हमें जो भी सीक्वेंसेस मिला, उन सीक्वेंसेस को, एटीजीसी जैसे उन सीक्वेंसेस को हमें बुक्स में स्टोर करना हो, तो अगर हम सोचते हैं एक पेज में, उस बुक में एक पेज में 1000 लेटर्स होंगे और हर बुक में 1000 पेजेस होंगे, तो आप क्या गेस कर सकते हैं कितना बुक्स चाहिए होगा? हमें 3300 बुक्स रिक्वायर्ड है एक ह्यूमन का, एक सेल का 24 क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है उसे स्टोर करने के लिए 3300 बुक्स चाहिए। वो सभी 100 पेजेस बुक नहीं, 1000 पेजेस बुक है, हर एक पेज में 1000 लेटर्स है, तो उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा इन सीक्वेंसिंग द ह्यूमन जीनोम। इसीलिए उस टाइम पर हमें एक रिक्वायरमेंट था जो हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का रिक्वायरमेंट था, जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं, जब चाहिए उसको रिट्रीव कर सकते हैं, और अगर कुछ एनालिसिस करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ कंप्यूटेशनल डिवाइस चाहिए था। उसी समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी स्टार्ट होने लगा, जिसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बुलाते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी। उसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी है जो आप ले सकते हैं आपके बैचलर्स के बाद, या कई कोर्सेज भी हो सकता है वो कॉलेज के साथ आप कर सकते हैं, वैसा भी कुछ कोर्सेज है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। वो बेसिकली वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जिससे हम प्रोटीन्स, दो अलग प्रोटीन्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो अलग डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करके वो कितना रिलेटेड है, कितना डिफरेंट है, वो सब भी बता सकता है। बेसिकली दैट इज द फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। वो उस समय क्योंकि उतना ज्यादा नीड था, शुरू हुआ और बहुत ही रैपिडली एमर्ज हुआ। ठीक है, वो है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड। अब ये गोल क्या था? पहला एम तो हमें पता है, पूरा डीएनए एक सेट का सीक्वेंस करना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली उन्होंने सोचा था कि 2000 to 2500 जीन्स होंगे ह्यूमन डीएनए में, तो उन सभी को आइडेंटिफाई करना है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उसे डेटाबेसेस में स्टोर करना है, डिजिटली स्टोर करना है, और अगर कुछ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है तो उसे अलग इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर करना है, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बेसिकली पूरा 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स का एग्जैक्ट सीक्वेंस डिटरमाइन करना है। और जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं वैसे ही जो भी हमारे पास टूल्स है इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं सीक्वेंसेस को, उन टूल्स को भी इम्प्रूव करना है। और अगर इस प्रोजेक्ट से कुछ एथिकल इश्यूज आ गया, लीगल इश्यूज आ गया, सोशल इश्यूज आ गया, उससे एड्रेस करना है। वो सभी था गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट में कुछ गोल्स रहते हैं, वैसे ही इस प्रोजेक्ट में भी गोल्स था। आपको पता है ना, जब भी किसी प्रोजेक्ट को कुछ लोग शुरू कर देते हैं तो कुछ ओपोजिंग डिबेट भी होगा, कुछ लोग अपोज भी कर सकते हैं। तो अगर कुछ अपोजिशन आ गया इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जैसे कुछ एथिकल आर्ग्यूमेंट्स आ गया, जैसे हम ये नहीं कर सकते, या लीगली कुछ हो गया, उन सबको एड्रेस करना भी था इस प्रोजेक्ट का एक गोल। ठीक है, ये सब बहुत इजी है, कॉमन सेंस है, हमें इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कैसे क्या मेथडोलॉजीज थे, क्या उन्होंने यूज किया फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल ऑफ दीज सीक्वेंसेस इन वन सेट ऑफ ह्यूमन डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे दो अप्रोचेस लिए थे, एक को हम एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स या EST बुलाते हैं, दूसरा हो गया सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, यहाँ पे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या है हमें पता है, हमारे डीएनए बहुत ही लंबा है, उन पूरा डीएनए को हमें सीक्वेंस करना इस प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है।
लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे डीएनए में जो भी लेंथ है उन पूरा डीएनए में इंफॉर्मेशन नहीं रहता। अगर इंट्रॉन रीजन है तो वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं होगा, एक्सॉन रीजन है तो इंफॉर्मेशन होगा। हमारे डीएनए में एक्सॉन से भी बहुत बहुत ज्यादा इंट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने इस अप्रोच में, जो भी रीजन्स है जो एमआरएनए को एक्सप्रेस करके एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है, जो भी एक्सप्रेस्ड रीजन्स है, जो भी एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स आर शॉर्ट फॉर एक्सप्रेस्ड रीजन्स, है ना, जहां पे भी इंफॉर्मेशन है बस उसी सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं एनालाइज किया और आइडेंटिफाई किया। ओनली एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया यहाँ पे। और सीक्वेंस एनोटेशन का क्या बताए, सीक्वेंस एनोटेशन बेसिकली टुक अ ब्लाइंड अप्रोच, पूरा सीक्वेंस जो भी है कोडिंग नॉन कोडिंग सभी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उसके बाद इस सीक्वेंस में इसके लिए इंफॉर्मेशन है, इस सीक्वेंस के लिए इस जीन का इंफॉर्मेशन है, या ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वैसे एनोटेट किया, पूरा सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जहां पे इंफॉर्मेशन है उसको एनोटेट किया। एनोटेशन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ यहाँ पे ये एनोटेशन है। तो यहाँ पे मैं अगर एक पॉइंट करूँ या अंडरलाइन करूँ या हाईलाइट करूँ उसे हम एनोटेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस एनोटेशन, हमारे पास पूरा सीक्वेंस है कोडिंग नॉन कोडिंग का, उसके बाद मैं एनोटेट करके बता रही हूँ। एनोटेशन लिटरली डोंट टेक इट इन लिटरल सेंस, एनोटेशन का मतलब बाद में उसको इस सीक्वेंस में इसके लिए इंफॉर्मेशन है, सीक्वेंस में इसके लिए इंफॉर्मेशन है, वैसे एनोटेट करना सीक्वेंस में, ठीक है। तो सीक्वेंस एनोटेशन में इंट्रॉन्स एक्सॉन्स पूरा सब कुछ क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई किया सीक्वेंसेस को। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में सिर्फ जहां पे इंफॉर्मेशन है उसी सीक्वेंसेस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। ये है सीक्वेंस एनोटेशन। तो ये सीक्वेंस एनोटेशन प्रोसेस कैसे होता है, हम पहले एक ह्यूमन के एक सेल से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को आइसोलेट कर देते हैं, सेल से बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डीएनए है, बहुत ज्यादा लंबा है, हम छोटे छोटे मैनेजेबल फ्रैगमेंट्स में उसको काट देते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, मॉलिक्यूलर सिजर्स, उसके बारे में आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स में पढ़ा होगा, है ना। तो मॉलिक्यूलर सिजर्स को यूज करके छोटे छोटे मैनेजेबल फ्रैगमेंट्स में हम काट देते हैं। उसके बाद हमें इन फ्रैगमेंट्स का क्या बोलते हैं कॉपीज को इंक्रीज करना है, जिसके लिए हम क्लोनिंग करते हैं। कैसे क्लोन करते हैं, इस फ्रैगमेंट जो है हमारे पास वो एक रैपिडली डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जब भी डिवाइड होगा तब ये फ्रैगमेंट का कॉपी भी ज्यादा हो जाएगा, ये भी रेप्लिकेट होके एम्पलीफाई होता रहेगा उसका फ्रैगमेंट भी, हमारा फ्रैगमेंट भी। इसके लिए हम ऐसे ही नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं होस्ट सेल में, हमारे लिए कुछ वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। वेक्टर्स के बिना ये ज्यादा कॉपीज नहीं बना सकता होस्ट सेल में। आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, वेक्टर में ओरीसाइट होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए, वो सब वेक्टर्स में होंगे। उन वेक्टर्स के साथ हम हमारा डीएनए को ज्वाइन करके वेक्टर के साथ होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसके लिए जो भी वेक्टर्स यूज किए थे वो है BAC, जिसे हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बुलाते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल और YAC या YAC, ये होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ज्यादा यही दोनों वेक्टर्स को यूज किए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, होस्ट के अंदर वो ज्यादा कॉपीज बन जाता है हमारा डीएनए का। उसके बाद सीक्वेंसिंग करना है। सीक्वेंसिंग करने के लिए कुछ सीक्वेंसर्स होते हैं जिसने फ्रेडरिक सैंगर डेवलप किए थे, उसको हम सैंगर सीक्वेंसिंग भी बुलाते हैं। उसमें इन सारा
डीएनए का सीक्वेंस हमें पता लगेगा। हमें पहले कट किए थे वो सभी का सीक्वेंस हमें एक ही सीक्वेंस चाहिए, सब ज्वाइन होके चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को देख के हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो ह्यूमनली नहीं किया जाता है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स करते हैं हमारे लिए। उसके बाद हमें सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है सीक्वेंस एनोटेशन का मेथोडोलॉजी। अगर हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की बात करें तो वहां पे ओनली एक्सप्रेस रीजन्स का डीएनए सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस एनोटेशन में पूरा डीएनए जितना भी है उन सभी डीएनए सेगमेंट का सीक्वेंस हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब आपको याद रखना है। ये हो गया मेथोडोलॉजी। अब इससे हमें पता क्या चला, क्या है सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इससे हमें पता चला कि ह्यूमन जीनोम में एग्जैक्टली 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स है। ठीक है, और एवरेज में हमारे पास बहुत सारा जीन्स है, हर जीन का लेंथ डिफर होगा। ऑन एन एवरेज जीन्स में 3000 बेसेस होंगे। बेस पेयर्स भी बुला सकते हैं या बेसेस भी बोल सकते हैं। हमारा जीनोम में लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रोफिन जीन। इस जीन में 2.4 मिलियन बेसेस हैं। टोटली अराउंड 30,000 जीन्स होंगे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में। प्रीवियसली एस्टिमेट बहुत ज्यादा था, 80 to 140 के एस्टिमेट था, लेकिन इस प्रोजेक्ट से हमें पता चला कि अराउंड 30,000 जीन्स होंगे। दो लोगों में या सब लोगों में 99.9% जीन्स सेम ही होगा। ठीक है, 99.9% जीन सेम ही होगा। डिफरेंस होगा सिर्फ 0.01% में। वही डिफरेंस हम सबको यूनिक बना देगा। ठीक है, 6th पॉइंट क्या है? जो भी जीन्स हमने डिस्कवर किया है 30,000 जीन्स अराउंड, उन 30,000 जीन्स में ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा जीन्स का फंक्शन हमें अभी तक पता नहीं। ठीक है, जीनोम में जितना भी डीएनए है उस डीएनए में 2% से कम एक्चुअली प्रोटीन्स को कोड करता है, बाकी सब में इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं है का मतलब ये नहीं कि वो वेस्ट है, वो भी चाहिए। इंफॉर्मेशन देने वाला रीजन्स 2% से भी कम है। ठीक है, तो लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। हमारे जीनोम में रिपीटेड सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बारे में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन डिटेल पढ़ेंगे। क्या है ये रिपीटेड सीक्वेंस या रेपिटेटिव सीक्वेंसेस? शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, वो हो सकता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, जैसे CAT बहुत बार रिपीट हो रहा है, या कुछ 10 न्यूक्लियोटाइड्स का लेंथ बहुत बार रिपीट हो रहा है। इसे हम रेपिटेटिव सीक्वेंसेस बुलाते हैं। ठीक है, तो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। कई बार 100 से 1000 टाइम्स भी रिपीट हो सकता है, कभी कभी 1500 टाइम्स भी रिपीट हो जाता है, तो उसे हम रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बुलाते हैं। इसका कोई कोडिंग फंक्शंस नहीं है। जो भी रीजन्स में ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है उसमें एक्सॉन्स नहीं रहते, वहां पे कोडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं बनेगा उस सीक्वेंस के वजह से, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलेगा कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, वो सभी हमें इन सीक्वेंसेस को एनालाइज करने से पता चलेगा। हमारे सभी क्रोमोसोम्स में बहुत ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स होगा क्रोमोसोम नंबर 1 में। आपको पता भी होगा, हम अपने कैरियोटाइप आप देखे हैं तो 1 to 1 फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ऐसे हम ग्रुप करके कैरियोटाइप बनाते हैं। उस कैरियोटाइप इज बेस्ड ऑन द साइज। द लार्जेस्ट क्रोमोसोम विल बी द फर्स्ट क्रोमोसोम, द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम विल बी द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर हम ऑटोसोम्स की बात करें तो बड़ा बिगेस्ट क्रोमोसोम इज द फर्स्ट क्रोमोसोम, स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर द 22nd pair of chromosomes. ठीक है, तो 1 is the largest and it has the most number of genes, which is 2968 genes. Chromosome Y is the small chromosome. It has the fewest number of genes, which is 231 genes. ठीक है, या ऑल्सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चला कि
देयर आर 1.4 मिलियन लोकेशंस जहां पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड या एक ही बेस में डिफरेंस है। इससे हम SNPs बुलाते हैं या SNPs भी बुला सकते हैं। SNP इज शॉर्ट फॉर स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, आई एम सॉरी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, SNP SNPs पूरा डीएनए में 1.4 मिलियन लोकेशंस है जहां पे एक आदमी से दूसरे आदमी को एक ही लोकेशन पे एक ही बेस का डिफरेंस होगा, इसीलिए हम उसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बुलाते हैं। मॉर्फ का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर। पॉली का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। तो डिफरेंसेस हो रहा है एक ही न्यूक्लियोटाइड की वजह से, इसीलिए हम बुला रहे हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं SNPs। क्या है फायदा इस इंफॉर्मेशन का? बहुत ज्यादा मनी भी स्पेंड किए, टाइम भी स्पेंड किए, एफर्ट, सब कुछ हमें पता चला ये सभी, बट इसका फायदा क्या है? क्या कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को लेके? हम इस इंफॉर्मेशन से हम कुछ डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस है, हमें पता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कई तरह का होता है, बहुत डिसऑर्डर्स लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। हमें अगर सीक्वेंसेस का आइडिया है, तो सीक्वेंसेस का नॉलेज है, तो हम उसका ट्रीटमेंट पे बेटर वर्क कर सकते हैं, है ना। अगर हमारा ह्यूमन हिस्ट्री को ही ट्रेस करना है, कैसे एवोल्यूशन हो गया, कौन सा जीन्स डिफर करता है, वो सब हमें स्टडी करने में भी ये प्रोजेक्ट फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सेलिएंट फीचर्स। जैसे ह्यूमन का पूरा जीनोम सीक्वेंस किया है इस प्रोजेक्ट में, वैसे ही कई और अदर ऑर्गेनिजम्स का भी सीक्वेंस किया है रिसर्चर्स ने, जैसे ई कोलाई, Caenorhabditis elegans जो एक नेमेटोड है, yeast which is a fungus, rice, Arabidopsis which are plants, Drosophila या fruit fly which is an insect and animal, इन सभी ऑर्गेनिजम्स का जीनोम भी सीक्वेंस किया है। ठीक है, ये हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात। अब हम देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चला कि हर आदमी में 99.9% बेस सीक्वेंस सेम ही होगा, डिफरेंस होगा सिर्फ 0.01% में। हमें अब पता है कि अप्रोक्सीमेटली सब लोगों में 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होगा। उस 3 × 10⁹ बेस पेयर्स में 0.01% डिफरेंस है, तो कितना हुआ 0.01%? इसको हम 1000 से डिवाइड किए तो हमें मिलेगा 3 × 10⁶ बेस पेयर्स। इतना ही डिफरेंस है दो इंडिविजुअल्स में। यही डिफरेंस हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है ना। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट जो है फिंगर टिप्स में वो यूनिक होता है हर एक आदमी को, वैसे ही हमारा डीएनए भी यूनिक है, क्योंकि ये डिफरेंस है। जितना भी सेम हो, कुछ डिफरेंस तो है, यही डिफरेंस हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। ठीक है, अगर हम दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, या एक पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स है उसमें क्या डिफरेंस है, ये फाइंड आउट करना है, तो अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तरह पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहते हैं तो बहुत टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा। उसके बजाय हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही क्विक होगा। इससे भी हमें पता है 13 इयर्स लगा था, है ना। इससे इट्स अ क्विक वे। हम 2 इंडिविजुअल्स या 3 इंडिविजुअल्स या कुछ इंडिविजुअल्स का डीएनए को हम कंपेयर कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डेवलप किए एलेक जेफरीज ने। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारा डीएनए में रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं। ये रेपिटेटिव सीक्वेंस ये होते हैं जहां पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस, जैसे 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस CAT 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 मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा, या वो 10 न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर का सीक्वेंस भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ऐसे कुछ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का वो बहुत बार रिपीट होता रहेगा, इसे हम रेपिटेटिव सीक्वेंस बुलाते हैं। इस रेपिटेटिव सीक्वेंस हमारा नॉन रेपिटेटिव बल्क डीएनए जो है, उससे हम अगर सेंट्रीफ्यूगेशन किया, अगर हम अपने सेल से डीएनए को आइसोलेट करके
उसे सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें उस सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद 2 पीक्स मिलेंगे, एक बड़ा पीक, एक छोटा पीक। इस बड़ा पीक बेसिकली रिप्रेजेंट्स द जीनोमिक डीएनए जहां पे इंफॉर्मेशन है। ये छोटे छोटे पीक्स जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बुलाते हैं। ठीक है, ये है सैटेलाइट डीएनए। अब ये सैटेलाइट डीएनए भी अलग अलग तरह का होता है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। क्या डिटरमाइन करता है कि वो सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव सीक्वेंस माइक्रो है या मिनी है? बहुत ही सारा अलग अलग टाइप का क्या बोलते हैं क्राइटेरिया है क्लासिफाई करने के लिए सैटेलाइट्स को। वो हो सकता है हम क्या उस रीजन में 80 बेस पेयर ज्यादा है या जीसी बेस पेयर ज्यादा है, उसके बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द सेगमेंट कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम लेंथ ऑफ द सेगमेंट या नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स इसको कंसिडर करें तो 2 टाइप्स का सैटेलाइट्स हम डिफरेंशिएट या क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा है मिनी सैटेलाइट। ये माइक्रो और मिनी सैटेलाइट डिफरेंस ये है कि अगर ये मिनी सैटेलाइट है तो इसमें जो भी रिपीट हो रहा है वो सीक्वेंस 10 बेस पेयर से भी ज्यादा होगा। माइक्रो सैटेलाइट बहुत छोटे होते हैं तो इसमें जो भी सीक्वेंस रिपीट हो रहा है वो यूजुअली 10 बेस पेयर से छोटा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स, कितना टाइम्स रिपीट हुआ है, जो भी रिपीट हो रहा है उसका लेंथ क्या है, उसमें कितना बेस पेयर्स है। अगर 10 से भी ज्यादा बेस पेयर्स है तो मिनी सैटेलाइट, 10 से भी कम बेस पेयर्स है तो माइक्रो सैटेलाइट्स। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नंबर्स होंगे बट जनरली वी से दैट 10 से ज्यादा इज मिनी, 10 से कम इज माइक्रो। ठीक है, इसमें डिफरेंस है। पहले कितना साइज है सीक्वेंस का जो रिपीट हो रहा है, और दूसरा डिफरेंस ये है कि कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है। यूजुअली मिनी सैटेलाइट्स वो हजारों से भी ज्यादा भी रिपीट हो सकता है, 1000 बार से भी ज्यादा भी रिपीट हो सकते हैं। माइक्रो सैटेलाइट्स यूजुअली हंड्रेड्स या उससे भी कम रिपीट्स होता है। ठीक है, ये होता है डिफरेंस माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स में। और अगर ये नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहा है वो कम है तो उस रेपिटेटिव सीक्वेंस का लेंथ कम होगा। अगर वो ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो रेपिटेटिव सीक्वेंस जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसका लेंथ कुछ ज्यादा ही होगा। उन सबको कंसिडर करके हम सैटेलाइट्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ के लिए आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि मिनी सैटेलाइट्स क्या है, माइक्रो सैटेलाइट्स क्या है। ये सब नंबर्स भी आपके सिलेबस में नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए मैंने ये नंबर्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस जैसे मैंने पहले भी बताया, रेपिटेटिव सीक्वेंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता किसी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन के लिए, लेकिन वो चाहिए, उसी को हम यूज कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, तो कैसे होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म? जब भी हमारे सेल्स में कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं तो वो म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस में चेंज किया जाता है। अगर कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस में म्यूटेशन हो गया तो कुछ नहीं होगा सेल के लिए, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन ही नहीं था। अगर वो कुछ हार्म नहीं कर रहा है मुझे, अगर वो जर्म सेल में हो गया तो मुझसे मेरे नेक्स्ट जनरेशन को भी जा सकता है। वैसे ही ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ये डीएनए में जो भी डिफरेंसेस है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन हो सकता है। अगर वो हार्मफुल नहीं था, वो रिप्रोडक्शन को किसी तरह से अफेक्ट नहीं किया, वो एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस में था, वो एक जर्म सेल में हुआ, अगर ऐसा हुआ तो हमारे जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन हो सकता है। वो होता रहेगा हमेशा। राइट नाउ एज आई स्पीक म्यूटेशंस होता रहता है हमारे सेल्स में, क्योंकि उतना नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, वहां कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां कुछ सीक्वेंस चेंज भी हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी से क्या बोलते हैं, हर जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। जो भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, डीएनए में डिफरेंसेस है, वो पास ऑन हो जाता है। अगर कोई भी इनहेरिटेबल म्यूटेशन एक पॉपुलेशन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी में है तो हम उसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बुलाते हैं। हमें पता है ना, हर एक जीन को एक से भी ज्यादा अलील्स होंगे, वो हो गया कोडिंग सीक्वेंस में। वैसे ही अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डिफरेंसेस होंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, और एक पॉपुलेशन में उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है उस डिफरेंस का, तो हम उसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बुलाते हैं। वही है द प्रिंसिपल बिहाइंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे मैंने पहले बताया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरीज।
इन्होंने एक टाइप ऑफ मिनी सैटेलाइट को यूज किया जिसे हम VNTRs बुलाते हैं। VNTR शॉर्ट फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स का। अगर ये एक मिनी सैटेलाइट है तो यहाँ पे जो भी रिपीट हो रहा है उसका लेंथ 10 बेस पेयर से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 10 बेस पेयर से ज्यादा ही होगा। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये एक सीक्वेंस है, कुछ रैंडम एक सीक्वेंस ही लिख देती हूँ। हाँ, यहाँ पे 11 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है। ये 11 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस बहुत बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इसे हम टैंडम रिपीट्स बुलाते हैं। टैंडम का मतलब क्या है? इन सीक्वेंसेस के बीच में कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स नहीं आता है, यही सीक्वेंस बार 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 विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता जाएगा, उसे हम टैंडम रिपीट्स बुलाते हैं। वेरिएबल नंबर क्यू, सीक्वेंस तो यही होगा, मुझ में आप में सब में सीक्वेंस जो रिपीट हो रहा है वो यही होगा, लेकिन कितना बार रिपीट हो रहा है वो डिफर होता है। इसलिए हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर। मुझ में शायद 50 टाइम्स रिपीट होगा, आप में शायद 85 टाइम्स रिपीट होगा, एक और पर्सन में शायद 1000 टाइम्स रिपीट होगा। तो जितना बार रिपीट हो रहा है वो डिफरेंट है, लेकिन जो रिपीट हो रहा है, जो सेगमेंट रिपीट हो रहा है वो सेम ही होता है हर लोगों में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मुझ में और आप में दोनों में 85 टाइम्स ही रिपीट होगा इस सीक्वेंस, लेकिन हमारे पास इन जैसा बहुत सारा सीक्वेंसेस है जो वेरी होता है। तो एक तो सेम हो सकता है लेकिन हर एक सेम नहीं होगा, ठीक है। वही हम यूज कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ओके, तो ये समझ में आया आई होप। अगर मुझ में कम टाइम्स रिपीट हुआ है तो उस सेगमेंट का लेंथ छोटा होगा। मुझ में 80 टाइम्स रिपीट हुआ है तो छोटा होगा, किसी और में 800 टाइम्स रिपीट होगा तो इससे 10 टाइम्स बड़ा होगा ये लेंथ, ठीक है, ये समझ लेना। तो जितना टाइम्स रिपीट होगा वो डिटरमाइन करेगा उसका लेंथ कितना है। ज्यादा टाइम्स रिपीट लेंथ ज्यादा, कम टाइम्स रिपीट हुआ है तो लेंथ कम हो जाएगा। तो हाँ, स्टेप्स क्या है? पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। कहाँ से आइसोलेट करते हैं? क्राइम सीन भी हो सकता है या पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा सकता है। आपने कुछ क्राइम सीरीज देखा है तो आपने देखा होगा कि कभी कभी फादर कौन है वो फाइंड आउट करने के लिए, या क्राइम सीन में एक डेथ हुआ है या कुछ रेप हुआ है, वहां पे कुछ सैंपल्स मिले हैं और हमें 2 या 3 लोगों में शक है, वो तीनों सस्पेक्ट्स हैं। क्राइम सीन में एक सैंपल मिला है, हम ये क्राइम सीन का सैंपल इन दोनों के डीएनए से कंपेयर करेंगे, क्राइम सीन का सैंपल किससे मैच होगा वो ही होगा कल्प्रिट। ऐसे भी किया जाता है। तो इसका यूज फॉरेंसिक्स में भी है, पैटर्निटी टेस्टिंग में भी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी सेल्स है, सेल्स के अंदर डीएनए रहता है, सेल्स का सब कुछ ब्रेक डाउन करके डीएनए को बाहर निकालते हैं, डीएनए को आइसोलेट कर देते हैं। जैसे हमारा डीएनए बहुत लंबा है, उसको काटना पड़ता है। उसको काटने के लिए हम मॉलिक्यूलर सिजर्स या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस यूज करते हैं। इसके बारे में आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में इन डिटेल पढ़ोगे, जहां पे भी उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जाके कट कर देगा। उसके बाद हमें बहुत सारा फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। उन फ्रैगमेंट्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। हर एक आदमी का अलग ही फ्रैगमेंट लेंथ होगा, क्योंकि जितना टाइम्स वो रिपीटेड है वो वेरी करता है, ठीक है। अलग अलग लोगों में अलग अलग लेंथ का फ्रैगमेंट मिलेगा, इसीलिए। तो इन फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़े होंगे। डीएनए को नेगेटिव चार्ज है, अगर एक एगरोस जेल में हम उसे इंट्रोड्यूस करके स्विच ऑन कर देते हैं तो वो एनोड की तरफ जाएगा। कितना फास्ट जाएगा वो डिपेंड करेगा वो कितना लंबा है इसके ऊपर। अगर छोटा है, जैसे मुझ में 80 ही टाइम्स रिपीट हुआ था, मैं वो डीएनए बहुत ही ज्यादा, अगर ये पॉजिटिव है तो जाके वेट, दिस इज द वेल, यहां एक बैंड बना देगा, क्योंकि शॉर्ट है। जिसका भी लंबा है, 1000 टाइम्स रिपीटेड है, वो स्लोली सेपरेट हो जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट्स जो है, अलग अलग साइज के जो फ्रैगमेंट्स होंगे, उसके डेंसिटी के बेसिस पे वो सेपरेट हो जाएंगे। छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स एनोड की तरफ जल्दी ही चला जाएंगे और बड़ा बड़ा फ्रैगमेंट्स थोड़ा देर में जाएंगे।
बाय द एंड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें कुछ बैंडिंग पैटर्न मिलता है जो ऐसा दिखता है, लेकिन जेल के ऊपर ऐसा दिखता है। हमारे जेल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अलग अलग बैंड्स है। अभी इन बैंड्स को हमें सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है पहले, तो हम इस जेल को अल्कलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे। जब हम इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में ट्रीट करेंगे, जो भी डबल स्ट्रैंडेड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। अगर ये अल्कलाइन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ठीक है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ये जो भी डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन रख देते हैं, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर या कुछ नायलॉन मेम्ब्रेन बुलाते हैं। उसके ऊपर कुछ वेट्स रख देंगे, जैसे कुछ पेपर टॉवल्स या कुछ रखेंगे। कैपिलरी फोर्स के वजह से जो भी डीएनए बैंड्स यहाँ पे है वो ट्रांसफर हो जाएगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर। इस प्रोसेस को हम सदर्न ब्लॉटिंग बुलाते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न उस साइंटिस्ट का नाम है, नॉर्थ साउथ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वेरी वियर्ड नाम है, लेकिन वो एक साइंटिस्ट का नाम है। सदर्न ब्लॉटिंग इससे ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारा पेपर में हमें क्या है, मेम्ब्रेन में क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का बैंडिंग पैटर्न यहाँ पे कैसा था एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे चिपक जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ रेडियो लेबल्ड प्रोब्स रहते हैं। अगर मैं इस सीक्वेंस को ही कंसिडर कर रही हूं, मुझे पता है ना, मैंने ही कट किया है, मैंने ही परफॉर्म कर रही हूं, तो मुझे पता है कौन सा सीक्वेंस मैं फोकस कर रही हूं। तो इस सीक्वेंस, एग्जैक्ट सीक्वेंस और उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को मैंने लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर देती हूं ऐसे फ्रैगमेंट्स को, और उन फ्रैगमेंट्स को मैं रेडियो लेबल कर दूंगी। अब क्या करूंगी, उन रेडियो लेबल्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए जिसे हम प्रोब्स बुलाते हैं, इस मेम्ब्रेन को उन प्रोब्स के साथ रख के इंक्यूबेट कर देती हूं। जहां जहां वो सीक्वेंस है वहां जाके ये प्रोब्स बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि वहां सिंगल स्ट्रैंडेड था, ये प्रोब्स भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो वो बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने के बाद क्या होगा, हम जो भी मेम्ब्रेन है, इंक्यूबेशन प्रोब्स के साथ इंक्यूबेशन करने के बाद जो भी मेम्ब्रेन हमें मिलता है आफ्टर द बाइंडिंग एंड ऑल ऑफ दैट, हम उसे एक एक्सरे फिल्म के ऑपोजिट रख के इंक्यूबेट करते हैं। उससे क्या होगा, जहां पे भी बाइंडिंग हुआ है प्रोब्स का वहां रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा, उससे हमें एक्सरे में बैंड्स देखने को मिलता है। इसे हम ऑटो रेडियोग्राफी बुलाते हैं। यही हर एक आदमी का डीएनए फिंगरप्रिंट है। फाइनली डीएनए फिंगरप्रिंट ऐसा दिखता है। अगर एक चाइल्ड का फादर का हम कंपेयर कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आधा बैंड सेम ही होंगे। जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, दो लोगों में एक सेगमेंट के लिए सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सेगमेंट्स भी रहते हैं जिसमें डिफरेंस होता है वीएनटीआर्स में। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए मैंने पढ़ा है कि मिनिमम 6 टाइप्स ऑफ वीएनटीआर्स को वो कंसिडर करेंगे। अगर एक दो मैच भी हुआ तो अलग रहते हैं जो सेम नहीं होगा। इससे हमारा पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी यूज हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जो भी म्यूटेशंस हम में होता है वो पास ऑन होते हैं जनरेशंस, नेक्स्ट जनरेशंस को वैसे ही पास ऑन होते हैं, तो हाफ हाफ होंगे। तो अगर कुछ बैंड मैचिंग है फादर और चाइल्ड में तो वो दिख जाएगा। अगर कल्प्रिट और क्राइम सीन में जो भी एविडेंस मिला वो दोनों भी मैच हुआ तो वो एग्जैक्ट होगा। उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन कल्प्रिट है, कौन क्राइम सीन में था उस समय। वो सब फॉरेंसिक्स में भी यूजफुल होगा। यही है एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। अब हम शुरू करेंगे पीवाईक्यूज का डिस्कशन एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन ऐसा है, विथ रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट्स, ऑप्शन ए एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। देखिए यूकैरियोट्स मैच्योर आरएनए, ठीक है, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर, exons appear but introns do not appear, introns appear but exons do not appear, both exons and introns appear in mature RNA। हमें पता है यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स होते हैं। कोडिंग सीक्वेंस या प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो भी स्ट्रक्चरल जीन है वहां पे कोडिंग सीक्वेंस भी होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होता है। कोडिंग सीक्वेंस को हम एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस या एक्सॉन्स बुलाते हैं, इंट्रॉन्स को, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन्स या इंटरवीनिंग सीक्वेंस बुलाते हैं।
जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो HNRNA या हेटेरोजीनस RNA में इंट्रॉन्स एक्सॉन्स दोनों होंगे, लेकिन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के बाद इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएगा, एक्सॉन सभी ज्वाइन हो जाएगा, तब सिर्फ एक्सॉन्स रहेंगे, इंट्रॉन्स नहीं रहेंगे। तो एक्सॉन्स appear but introns do not appear in mature RNA. Correct answer for this question is option B. Next question देखेंगे. While analyzing the DNA of an organism, total number of nucleotides was 5,386. They found out the proportion of different bases where A is 29%, G is 17%, T is 17%, or C also is 17%. Considering Chargaff's rule, it can be concluded that what is Chargaff's rule? According to Chargaff's rule, purine will always be equal to pyrimidines. A concentration will always be equal to T. G will always be equal to C. When is this true? Only in double-stranded DNA. क्योंकि double stranded DNA में ही base pairing होगा. A के opposite T होगा, G के opposite C होगा. तो A must be equal to T. क्या यहाँ पे A equal है T के साथ? नहीं. क्या G and C equal है, लेकिन AT equal नहीं है, तो wait, C is 32%. हाँ, तो G and C भी equal नहीं है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA नहीं हो सकता. अगर ये डबल स्ट्रैंडेड DNA होता तो दोनों स्ट्रैंड्स में AT और A would be equal to T, G would be equal to C. प्यूरिन्स का नंबर पिरिमिडीन्स का नंबर सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है. तो दिस इंडिकेट्स दैट इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. If the sequence of nitrogenous bases in the coding strand of DNA in a transcription unit is 5' ATGAA TG3', then the sequence of bases in its RNA transcript would be, in a transcription unit, you have your promoter, you have your terminator, 3', 5', 5', 3', ये है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन में 3 to 5 होगा टेम्पलेट, ये होगा कोडिंग. टेम्पलेट से मैसेज कॉपी करके एक RNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के समय, है ना. RNA का पोलैरिटी 5' to 3' होगा. सीक्वेंस RNA का और कोडिंग स्ट्रैंड का दोनों का सिमिलर होगा. हमें ये पता है, यहां पे हमें कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है, हमें फाइंड आउट करना है mRNA का सीक्वेंस. डिफरेंस क्या होगा कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA में? क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा. कोडिंग स्ट्रैंड में जहां पे भी T है, RNA में उसी जगह पे U होगा, क्योंकि DNA में U नहीं है, RNA में T नहीं है ना. इस एक ही डिफरेंस होगा सीक्वेंस में, कोडिंग और mRNA में. अगर टेम्पलेट दिया हुआ है और mRNA को फाइंड करना है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है. और लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA स्ट्रैंड दोनों सिमिलर ही होगा. ये आपको सेशन अगर आप देखे हैं तो समझ में आया होगा. तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये चाहिए कि 5' to 3' होना चाहिए, और जहां पे T है वहां पे U होगा. तो सीक्वेंस होगा 5' AUGAA UG3', जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, विच इज ऑप्शन ए. तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. ये है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. साइंटिस्ट के बारे में, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का. ठीक है, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और माइस को यूज करके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. सो ए इज मैच्ड विद 3. जेकब एंड मॉनेट एल्यूसिडेटेड लैक ओपेरॉन. सो इसका आंसर है 1. मेसेल्सन एंड स्टैल, they found out that replication of DNA happens semi-conservatively. तो इसके लिए 4 आंसर है. Hershey and Chase, they gave the unequivocal proof that DNA is the genetic material. तो ये हो गया 2. करेक्ट आंसर क्या है?
A3B1C4D2, A3B1C4D2 which is ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अलग अलग बायोलॉजिकल सैंपल्स को क्राइम सीन से कलेक्ट कर रहे हैं। किसके लिए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाने के लिए। उसमें इनसे कौन सा सैंपल यूजफुल नहीं होगा? स्किन श्रेड्स। जब भी कुछ फिजिकली कुछ वायलेशन होता है, जब किसी ने कुछ फाइट्स होता है क्राइम सीन पर, अगर किसी को स्ट्रांगली होल्ड किया है, तब ये भी हो सकता है कि फिंगर नेल्स में उनके स्किन सेल्स का क्या बोलते हैं, सैंपल मिल जाएगा। तो स्किन श्रेड्स, एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? आरबीसीज, ब्लड सैंपल में आरबीसीज में मिल सकते हैं। सेमन सैंपल, अगर कुछ रेप या कुछ हुआ है तो सीमन का सैंपल भी हमें मिल जाता है। हेयर फॉलिकल, इफ दे हैव ट्राइड टू पुल ऑन समबडीज हेयर एंड देयर इज हेयर फॉलन इन द क्राइम सीन, हेयर फॉलिकल का भी सैंपल मिल सकता है। इसमें कौन सा यूजफुल नहीं है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए चाहिए, लेकिन एरिथ्रोसाइट्स, मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स में क्या डीएनए होगा? आरबीसी जब मैच्योर होते हैं तो ई न्यूक्लिएट हो जाते हैं, न्यूक्लियस ही निकल जाएगा, है ना, सेल से। तो उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं होगा, तो एरिथ्रोसाइट्स का कोई फायदा नहीं है। तो एरिथ्रोसाइट्स का सैंपल से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये बताया है कि दो कोडॉन्स है UUU और UUC। इन दोनों कोडॉन्स ने फिनाइल एलानिन को ही कोड करते हैं। ठीक है, इस फीचर को क्या बताते हैं हम? हमें पता है जेनेटिक कोड में 61 कोडॉन्स हैं और वो कोडॉन्स कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड्स के लिए। तो ये पॉसिबल है कि हर एक कोडॉन को एक से भी ज्यादा, हर एक अमीनो एसिड को एक से भी ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं, है ना। इस प्रॉपर्टी ही यहाँ पे बताया है। फिनाइलएलानिन एक अमीनो एसिड है, उसके लिए एक से भी ज्यादा कोडॉन्स है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बुलाते हैं? इसे हम डीजेनेरेसी बुलाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 32 kbp लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए, kbp का मतलब क्या है? किलो बेस पे। 32 kbp का मतलब है 3.2 into 1000 जो है 3200, है ना। इतना डीएनए है। इसमें 820 एडेनाइन है और ये पूछ रहे हैं कि साइटोसिन का कितना होगा। ठीक है, अगर एडेनाइन 820 है तो थाइमिन भी 820 होना चाहिए। तो A प्लस T कितना हुआ? 820 प्लस 820 416। बाकी जो होगा C प्लस G वो 3200 जो है टोटल नंबर माइनस A प्लस T जो है 3200 माइनस 1640 कितना हुआ? तो वो हो गया 1560। ठीक है, अब हमें पता है C प्लस G, C विल बी इक्वल टू G, है ना। तो यहाँ पे C प्लस G को हम C और G को X मानते हैं, तो यहाँ पे 2X विल बी इक्वल टू 1560। तो X का कितना वैल्यू होगा? 1560 डिवाइडेड बाई 2, 780। ठीक है, तो यहाँ पे 820 820 780 780 820 820 दोनों एडेनाइन और थाइमीन है, साइटोसिन और गुआनिन 780 होगा। क्या ये समझ में आया है?
A is always equal to T, G is always equal to C। यहाँ पे हमें A का वैल्यू दिया है, A का वैल्यू जितना भी है वही होगा, T का भी वैल्यू, तो हम इन दोनों को ऐड करके हमें मिला 1640। बाकी कितना है 3200 में इस नंबर को हम माइनस कर देंगे, बाकी जितना भी मिला इसमें हमें C प्लस G का, यही C प्लस G का वैल्यू है। हमें यह भी पता है कि C इज इक्वल टू G। अगर हम 2x को कंसिडर करते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा C और G का इंडिविजुअल नंबर ऑफ बेसिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 780। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, in 125 amino acid sequence, if the codon for 25th amino acid is mutated to UAA। एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, इस अमाइनो एसिड सीक्वेंस में आइडियली 125 अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, यहाँ पे इस अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करने के लिए कुछ कोडॉन्स होते हैं, है ना, AUG, GUG जैसे कुछ कोडॉन्स होते हैं। ये हो गया पहला कोडॉन, ये हो गया दूसरा कोडॉन। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर 25th अमाइनो एसिड के लिए जो भी कोडॉन है यहाँ पे उसका म्यूटेशन हो चुका है और वो म्यूटेट हो गया है UAA, क्या होगा? क्या है UAA? ये इतना सिग्निफिकेंट है क्या? सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक स्टॉप कोडॉन है। अगर स्टॉप कोडॉन से म्यूटेट हो गया उस कोडॉन ने, तो स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं होते, उसी पॉइंट में स्टॉप हो जाएगा ट्रांसलेशन, उसके बाद कोई अमाइनो एसिड ज्वाइन नहीं होगी। वहां पे क्या होगा, 25th अमाइनो एसिड म्यूटेट हुआ है, स्टॉप कोडॉन बन चुका है, 24th अमाइनो एसिड तक सब कुछ ठीक रहेगा, उसके बाद म्यूटेशन हुआ है, यहां से आगे कोई अमाइनो एसिड्स नहीं ज्वाइन होंगे, यही प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगा। तो इससे हमें जो भी पॉलीपेप्टाइड मिलेगा या प्रोटीन मिलेगा उसमें सिर्फ 24 अमाइनो एसिड्स ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे द पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्ड विल हैव ओनली 24 अमाइनो एसिड्स, यही करेक्ट आंसर है। 124 नहीं होंगे क्योंकि 25th कोडॉन ही म्यूटेट हो चुका है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड इज नो पॉलीपेप्टाइड ऑफ फॉर्म भी रॉन्ग होगा क्योंकि 24 तक सब ठीक ही था। 25 अमाइनो एसिड्स नहीं फॉर्म होंगे क्योंकि अगर 25th अमाइनो एसिड स्टॉप कोडॉन है तो उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, तो वो कोड ही नहीं करेगा किसी अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। RNA polymerase 1 transcribes eukaryotic ribosome which does not consist of। जैसे हमें पता है RNA polymerase यूकैरियोट्स में 3 तरह के होते हैं, RNA polymerase 1, 2 and 3। यहाँ पे ये पूछा है कि RNA polymerase ट्रांसक्राइब करता है अलग अलग rRNAs को, उसमें यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में कौन से टाइप ऑफ राइबोसोम को rRNA पॉलीमराइज नहीं, RNA पॉलीमरेज 1 ने ट्रांसक्राइब नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर है? RNA पॉलीमरेज 1 कौन से RNAs को ट्रांसक्राइब करता है? 5.8S, 28S, 18S सब कुछ RNA पॉलीमरेज 1 ही ट्रांसक्राइब करेगा। 5S rRNA को ट्रांसक्राइब करता है RNA पॉलीमरेज 3 ने। तो यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे 2 मार्क क्वेश्चंस। ये डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक में बेस्ड है। स्टेट द ड्यूअल रोल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होते हैं ये? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी। इसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स बुलाते हैं। एक काम तो ये है, हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स है, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, उसमें बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंटेरिटी नया स्ट्रैंड्स डालना है जिसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंश्योर कर देगा। लेकिन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को एक नया स्ट्रैंड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स का जरूरत है। ये
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स उसके लिए सबस्ट्रेट जैसे बिहेव करेंगे। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एक टी ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ पे टी है तो एक ए ऐड हो जाएगा। वैसे होगा डीएनए रेप्लिकेशन के समय पर, जिसके बारे में मैंने इन डिटेल पढ़ाया है अपना पिछले सेशन में। तो ये एक काम ये है कि वो सबस्ट्रेट जैसे बिहेव करेंगे, वही है उनका पहला फंक्शन। पॉलीमर, नया स्ट्रैंड पॉलीमराइज हो रहा है तो तब ये सबस्ट्रेट जैसे बिहेव करेंगे। दूसरा काम क्या है, यहाँ पे कुछ बड़ा बन रहा है। जब भी हमारा सेल्स में कुछ बड़ा बन रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। ये सबस्ट्रेट्स की तरह बिहेव करने के बजाय एनर्जी भी सप्लाई करेंगे। जब भी यहाँ पे टी या ए कुछ ऐड होगा तब इनमें से दो दो फॉस्फेट्स निकल जाएंगे, तब कुछ एनर्जी रिलीज होगा और उसी एनर्जी को यूज करके डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एक नया बड़ा स्ट्रैंड बनेगा। तो दो काम क्या हुआ यहाँ पे, पहला ये है कि वो सबस्ट्रेट्स है, दूसरा क्या है, दे प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम इट्स 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स। अगर एटीपी है तो उसके पास 3 फॉस्फेट्स होंगे, इन दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ये फॉस्फेट्स निकल जाएंगे। जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, उसी एनर्जी को यूज करके ये पॉलीमराइजेशन प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया दो फंक्शंस ऑफ डीएनटीपीस। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट वुड हैपन इफ हिस्टोन्स वर टू बी म्यूटेटेड। अगर हिस्टोन में ऐसा म्यूटेशन हो गया, जो भी हिस्टोन क्या है, पहले हिस्टोन वो प्रोटीन्स है जिनको यूकैरियोट्स में कंडेंसेशन ऑफ डीएनए के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अगर हिस्टोन को जो भी जीन्स प्रोड्यूस करते हैं उन जीन्स में कुछ म्यूटेशंस हो गए और वो अमाइनो एसिड्स बने, जैसे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड इंस्टेड ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। हमें पता है हिस्टोन्स में ज्यादा लाइसिन और आर्जिनिन है, वो बेसिक अमाइनो एसिड्स है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स है, उसके ऊपर डीएनए बाइंड हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ म्यूटेशन हो गया उस जीन में, जैसे जो भी हिस्टोन्स बन रहे हैं उसमें आर्जिनिन और लाइसिन ज्यादा नहीं होंगे, उसके बजाय एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का नंबर्स ज्यादा होगा। तो क्या होगा, जैसे नाम में ही है, ये दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड्स है, दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड का नंबर हिस्टोन्स में ज्यादा हो गया तो नेट चार्ज ऑफ हिस्टोन्स भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल हिस्टोन है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल डीएनए है, दोनों के बीच में बाइंडिंग इंटरैक्शन नहीं हो सकता है, तब डीएनए का कॉम्पैक्शन ही नहीं हो पाता, डीएनए का कंडेंसेशन ही नहीं हो पाता। यही होगा अगर कुछ म्यूटेशन होके आर्जिनिन और लाइसिन की जगह पे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बन गए तो वही होगा, यही हमें लिखना है। इफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन एसिडिक अमाइनो एसिड्स इंस्टेड ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स, then they will not have any role in packaging of DNA in eukaryotes। क्योंकि डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज है, तब पैकेजिंग ऑफ डीएनए नहीं होगा, एज ए रिजल्ट क्रोमैटिन फाइबर ही फॉर्म नहीं होगा, यही लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला 2 मार्क क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 3 मार्क क्वेश्चन। ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज दिस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग। ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यूक्लियोसोम को। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम में एक हिस्टोन ऑक्टेमर होगा जिसके ऊपर डीएनए बाइंड होगा और H1 हिस्टोमर उसे सील करेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स A, B एंड C। यहाँ पे A क्या है, B क्या है, C क्या है, देखेंगे। ये A है जो है हिस्टोन ऑक्टेमर, ये B है जो डीएनए है, ये C है, ये क्या है, ये H1 हिस्टोन है जिसे हम लिखना है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, इन यूकैरियोट्स द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन द न्यूक्लियस, बट हाउ इज द डीएनए मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज्ड इन अ बैक्टीरियल सेल इन एन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। बैक्टीरियल सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, हिस्टोन्स भी नहीं होते, वहां पे डीएनए कैसे ऑर्गेनाइज होता है,
प्रोकैरियोट्स में डीएनए एक जगह पर रहता है साइटोप्लाज्म में ही, उसको हम न्यूक्लियोइड बुलाते हैं। वहां पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स कुछ लार्ज लूप्स बनाते हैं और डीएनए को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखते हैं। इसके बारे में हमें थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, इन तीनों आंसर्स के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अब हम देखेंगे हमारा अगला 3 मार्क क्वेश्चन। दिस इज बेस्ड ऑन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, उसके बाद जो भी आरएनए फॉर्म हुआ है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, उसमें इंट्रॉन्स भी है, एक्सॉन्स भी है, वो सभी है, उन सबको फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट करना है। तो क्या सब प्रोसेसेस होंगे सेल में? ठीक है, हाउ इज एचएनआरएनए या हेट्रोजीनस आरएनए प्रोसेस्ड टू फॉर्म एमआरएनए? पहला क्या होता है? कैपिंग, जिसे हम जी कैपिंग भी बुलाते हैं। यहां पे ये कहां होता है? ये होगा 5 प्राइम एंड में। क्या होगा एग्जैक्टली? 5 प्राइम एंड में एक मॉडिफाइड मीथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करेंगे हम 5 प्राइम एंड ऑफ द एचएनआरएनए। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? टेलिंग है। टेलिंग कहां पे होता है? 3 प्राइम एंड में होता है। क्या होगा एग्जैक्टली? 200 या 300 एडेनालाइट रेसिड्यूज ऐड हो जाएंगे। इसे हम पॉली ए टेल भी बुलाते हैं। ये होंगे इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, इसका मतलब ये है कि यहां पे कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं, एंजाइम ही बहुत सारा एज ऐड करते रहते हैं, जैसे मैंने लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड प्रोसेस क्या होगा, जिसको हम स्लाइसिंग बुलाते हैं। स्लाइसिंग का मतलब स्प्लाइसिंग बुलाते हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब सिर्फ स्लाइसिंग नहीं, जॉइनिंग भी। यहाँ पे जो भी नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स है वो इंट्रॉन्स को निकल देना चाहिए और जो भी एक्सॉन्स है उसको ज्वाइन करना चाहिए। आप सिर्फ निकालने वाली बात लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। स्प्लाइसिंग इंक्लूड करता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स और ज्वाइनिंग ऑफ इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स दोनों भी। तो ये रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स और ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बुलाते हैं। ये तीनों प्रोसेसेस होता है सिर्फ यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस बुलाएंगे। 5 प्राइम एंड में कैपिंग, 3 प्राइम एंड में टेलिंग, रिमूव इंट्रॉन्स, जॉइन टुगेदर एक्सॉन्स, स्प्लाइसिंग। ठीक है, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब हम देखेंगे एक जेनेटिक कोड के बारे में एक क्वेश्चन है। जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट है। इसका मतलब क्या है? हर कोडॉन, ईच कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स भी लिख सकते हैं, बेसिस भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसे ट्रिपलेट बुलाते हैं। इसका ट्रिपलेट का मतलब है 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ईच कोडॉन में। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब क्या है? ये ट्रिपलेट हो गया। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि कोड इज nearly same in all organisms with a few exceptions. कौन सा है वो exceptions? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में और कुछ प्रोटोजोन्स में भी कुछ एक्सेप्शंस है। उसके अलावा हर एक ऑर्गेनिज्म में कोडॉन, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल ही होगा। डीजेनरेट, डीजेनरेट का मतलब क्या है? अगर डीजेनरेट, अगर एक अमाइनो एसिड को एक से भी ज्यादा कोडॉन कोड कर रहे हैं तो हम उसे डीजेनरेट बुलाते हैं। 1 अमाइनो एसिड इज कोडेड फॉर बाय मोर देन वन कोडॉन, इसे हम डीजेनरेसी बुलाते हैं। इन तीनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन के लिए। जेनेटिक कोड का फीचर्स में हमने इन सब वर्ड्स को यूज किया था। उसका मतलब क्या है हमें
लिख के समझाना है, ठीक है। तो ट्रिपलेट का मतलब हमें पता है 3 कोडॉन्स या 3 बेसेस एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा, इसीलिए हम ट्रिपलेट बुलाते हैं। यूनिवर्सल क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस कोडॉन तो सेम ही होगा। डीजेनरेट क्योंकि एक अमाइनो एसिड को एक से भी ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। 4 मार्क क्वेश्चन एक देखेंगे जो एक केस बेस्ड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे लैक ओपेरॉन का रिप्रेजेंटेशन किया है डायग्रामेटिकली। क्वेश्चंस देखेंगे। व्हेन डज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक एमआरएनए स्टॉप। यहाँ पे हमारे पास एक लैक एमआरएनए है, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। इन तीनों जीन्स ने कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हेन डज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए स्टॉप। अगर ये एमआरएनए का प्रोडक्शन स्टॉप होना है तो कब होगा? कब होगा? जब ये रिप्रेसर जो मॉलिक्यूल है, जब ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड होगा तब एमआरएनए का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो कब होगा? फर्स्ट आंसर, when does the transcription of mRNA stop? When the repressor molecule या repressor protein binds to the operator. करेक्ट है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द रिप्रेसर मॉलिक्यूल गेट इनएक्टिवेटेड। अगर इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल को इनएक्टिवेट करना है, यहां जाके बाइंड करने से रोकना है, तो कैसे कर सकते हैं हम? अगर उस मीडियम में लैक्टोस है तो जब ये लैक्टोस इस रिप्रेसर से ऐसे बाइंड हो जाएगा तो रिप्रेसर इनएक्टिवेट होगा। जब ये रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा तब ये इधर जाके नहीं बैठ सकता, तब ये आरएनए प्रोडक्शन कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द रिप्रेसर मॉलिक्यूल गेट इनएक्टिवेटेड? जब भी लैक्टोज बाइंड्स विथ रिप्रेसर इट गेट्स इनएक्टिवेटेड। व्हेन लैक्टोज बाइंड्स टू द रिप्रेसर। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेम द एंजाइम ट्रांसक्राइब्ड बाय द जीन Z। यहां पे Z जीन है ना, कौन सा एंजाइम ट्रांसक्राइब करेगा इस Z जीन ने? Z ट्रांसक्राइब्स एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच इज द इंड्यूसर मॉलिक्यूल फॉर लैकोपेरॉन। अगर ये एमआरएनए बनना है तो ये एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होना है, ये ऑपरॉन ऑन होना चाहिए, तो कौन सा इंड्यूसर चाहिए? कौन सा मॉलिक्यूल इंड्यूस करता है इस ऑपरॉन को ऑन करना? वो है लैक्टोस। क्योंकि अगर लैक्टोस मीडियम में है तो ये ऑन रहता है, अगर लैक्टोस मीडियम में नहीं है तो ये ऑफ हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि लैक्टोस इंड्यूसर है, वो इंड्यूस करेंगे इस ऑपरॉन को स्विच ऑन करने का, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये चारों स्टेटमेंट्स या आंसर्स लिखने से आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा 5 मार्क क्वेश्चंस। 5 मार्क क्वेश्चंस में ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ही पूछेंगे। इस चैप्टर में 4 एक्सपेरिमेंट्स है, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट और मेसल्सन एंड स्टैल एक्सपेरिमेंट। चारों एक्सपेरिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन लिखने को अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिए। इस चैप्टर में अगर कोई भी क्या बोलते हैं 5 मार्क का क्वेश्चंस पूछते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, तो ज्यादातर वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ही होगा, ठीक है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय ग्रिफिथ ऑन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe। What did he conclude from his experiment? Name the 3 scientists who followed up Griffith's experiment. यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट पढ़ के नहीं जाती, आप देख सकते हैं, आपके नोट्स में मिलेगा। मैं सिर्फ क्या किया था, क्या किए थे ग्रिफिथ, वो एक बार बता दूंगी। इन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स तो 1928 में कंडक्ट किए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe और
माउस को यूज करके। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया को कॉज करता है। उनमें दो वेरिएंट्स है जिसको हम स्ट्रेन्स बुलाते हैं, एस स्ट्रेन होता है, आर स्ट्रेन होता है। एस स्ट्रेन स्मूथ शाइनी कॉलोनीज को बनाता है, आर स्ट्रेन रफ कॉलोनीज को बनाता है। तो इन्होंने क्या किया, पहले लाइव एस सेल्स को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस मर गए। लाइव आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस सर्वाइव हो गए, नहीं मरे, नहीं डेवलप, दे डिड नॉट डेवलप द डिसीज। उसके बाद में एस टाइप को हीट किया और किल किया। वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस किए माइस के अंदर, तब वो सरवाइव हो गए। उसके बाद हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन दोनों को मिक्स करके इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने सोचा था कि माइस सरवाइव हो जाएंगे, लेकिन माइस मर गए और माउस के बॉडी से उन्हें मिला लाइव एस्ट्रेन। उसने इंट्रोड्यूस किया क्या, हीट किल्ड एस्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन, लेकिन उसको मिला लाइव एस्ट्रेन। इसके बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ है जो लाइव आर स्ट्रेन को लाइव एस्ट्रेन में बना रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि कौन सा वो मॉलिक्यूल है, लेकिन वो बताए कि कुछ है इसमें जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी वो है उसे इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बुलाया। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, नेम द 3 साइंटिस्ट हु फॉलोड अप विद ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्टी, इन तीनों ने कंटिन्यू किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक एक्सपेरिमेंट के बारे में है, जो है हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए 2 ऑर्गेनिजम्स को यूज करके। एक बैक्टीरिया है जो इकोलाई है और एक वायरस है, वो उसे हम बैक्टीरियोफेज बुलाते हैं, T2 बैक्टीरियोफेज। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को यूज करके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया है। बेसिकली क्यों किया था ये एक्सपेरिमेंट, टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो पहले क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरसेस को देखते हैं 2 सेट्स में, एक मीडियम में जहां पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है और दूसरा जहां पे रेडियो एक्टिव सल्फर होता है। जो भी वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रहने वाला मीडियम में ग्रो होते हैं, उनके डीएनए में रेडियो एक्टिव डीएनए होगा, उनके बॉडी में रेडियो एक्टिव डीएनए होगा। और जो भी वायरसेस रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो होते हैं, उनके पास प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर होते हैं, डीएनए में फॉस्फोरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने वही 2 वायरसेस को, बैक्टीरियोफेजेस को, 2 सेट्स ऑफ बैक्टीरिया ई कोलाई को इन्फेक्ट करना किया। उसके बाद ब्लेंडिंग किया। ठीक है, एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर, वहां वायरल कोड सभी निकल गए। बाद में उसे सेंट्रीफ्यूज किया टू सेपरेट द वायरल कंपोनेंट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। इससे हमें क्या पता चला, ये सब है प्रोसीजर। इससे हमें पता क्या चला, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स क्या थे। इससे हमें पता चला कि सिर्फ रेडियो एक्टिव P32 बैक्टीरियल सेल के अंदर था, जो भी रेडियो एक्टिव S35 था प्रोटीन कोट में, वो बैक्टीरियल के अंदर नहीं गया। इससे क्या कंक्लूजन मिलता है हमें, दिस इंडिकेट्स दैट डीएनए, सिर्फ डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, प्रोटीन कोट बाहर ही रहेगा। यही प्रूफ है दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाने वाला जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं, डीएनए ही है। इसी एक्सपेरिमेंट से हमें फाइनल प्रूफ मिला। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट 5 मार्क क्वेश्चन। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले मुझे आपको कुछ रिमाइंड करना है। हमारे सेशन लेक्चर में जो भी हमने डिफरेंसेस स्लाइड्स था, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, इन सभी डिफरेंसेस को भी ठीक से पढ़ के समझ लेना। ठीक है, तो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द PYQs ऑफ दिस चैप्टर। जैसे मैंने हमेशा बताती हूँ, हमारे पास्ट ईयर पेपर्स, 15 CBSE सैम्पल पेपर्स
आपको हमारा PW स्टोर में और Amazon में, फ्लिपकार्ट में, सभी जगह अवेलेबल है। अगर आपको लगता है ये यूजफुल होगा आपके प्रिपरेशंस के लिए तो आप खरीद सकते हैं। So with this, I'm going to sign off from today's session. I hope it was helpful. I'll see you again in the next lecture. Until then, take care of yourselves, stay healthy, stay happy, and keep smiling. Thank you.